अमेरिका ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। चाइना को घेरना है क्योंकि चाइना के जुल्म इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब बर्दाश्त के बाहर चले गए। वियतनाम खड़ा हो गया चीन के खिलाफ, इंडोनेशिया धीरे धीरे चीन के खिलाफ हो रहा है, ठीक है, और बाकी जितने भी मुल्क हैं आसपास सारे के सारे अब चीन को आंखें दिखा रहे हैं। ये हुआ कैसे? बाइडेन आएगा तो आपको कश्मीर दे देगा। यार, बाइडेन को सदर बने हुए अमेरिका का काफ़ी टाइम हो चुका है। वे बाइडेन ने आपके वजीर आजम को फ़ोन तक नहीं करा। पाकिस्तानी क्यों गम मनाते हैं कि अमेरिका ने पलटी मान ली? अरे, जो आदमी आपको खैरात दे रहा था उसने खैरात देनी बंद कर दी, आपको लगा कि धोखा दे दिया। आपके साथ शादी थोड़ा ना करी थी अमेरिका ने। ट्रूथ्स हैं पाकिस्तान के ना, एक सोच है, उसी को रिपीट करते रहते हैं उसी को कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, हमने खुद बनाया है, तुमसे थोड़ा ना पैसे लिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो इसलिए लेबर भी चाइना से आएगा, सीमेंट भी चाइना से आएगा, सरिया भी चाइना से आएगा, और जो बनाएगा साला वो भी चाइना से आएगा, और इंजीनियर भी चाइना से आएगा, सब चाइना से आएगा। ये कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान में क्यों इन्वॉल्व है, ये तो उसका पड़ोसी भी नहीं है। पड़ोसी होने से क्या है भाई? आप एक बात बताइए, जब अमेरिका आया था अफगानिस्तान 10,000 किलोमीटर दूर से, और आपने यानी पाकिस्तानियों ने बोरियां भर भर के अमेरिका से पैसे लिए थे, अमेरिका पड़ोसी हो गया था क्या? बाजवा साहब कुछ बोल रहे हैं क्या? इमरान खान, नियाजी साहब कुछ बोल रहे हैं? नहीं, दोनों के मुंह में दही जमा हुआ है। क्यों? इनको पता है कि विदाउट इंडिया देयर इज नो पीस इन अफगानिस्तान, देयर कैन नेवर बी एनी पीस इन अफगानिस्तान। अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस में मैंने बोला ना, ट्रैजेक्टरी देखनी है, ये प्यार है। उसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस में ट्रैजेक्टरी देखनी है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, अगला वाला कहां होगा हमें नहीं पता। प्यार और मार, वॉच आउट फॉर द ट्रैजेक्टरी। नमस्कार, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों नमस्कार। इसके पहले कि आज का वीडियो हम शुरू करें, एक बात कहना चाहता हूं आपसे। अंग्रेजी में एक कहते हैं, कहावतन कहते हैं, आई टोल्ड यू सो। ये बड़े मज़े के साथ कहा जाता है। जब कोई इंसान कोई बात कहता है, कोई शख्स अपनी बात कहता है और उसके बाद वो चीज़ सही साबित हो जाती है तो कहता है आई टोल्ड यू सो। देखा, मैंने तुम्हें बोला था। तो मैंने आपको क्या बोला था? इसके पहले देखिए छोटा सा वीडियो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बोला क्या था। अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट आएगा वो हमारी किस्मत नहीं लिखेगा, वो नहीं लिख सकता, बिकॉज वी आर सिंपली टू बिग एंड वी सिंपली हैव टू मच ऑफ मनी। अगर जो बाइडेन बनता है अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन रहा है, वो अमेरिका का शेख, अमेरिका का अमीर या अमेरिका का डिक्टेटर नहीं बन रहा। वो ओवरनाइट ये अपनी पॉलिसी अमेरिका की ऐसे नहीं बदल सकता क्योंकि कांग्रेस उसको अलाउ नहीं करेगी। मैं वर्स्ट के सिनेरियो बोल रहा हूं। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे टू द पीपल ऑफ इंडिया। इट विल हैव ऑलमोस्ट नो इंपैक्ट ऑन इंडियाज पॉलिसीज। इंडिया हाथी है, इंडिया अपनी चाल पे चलता रहेगा। दोस्तों देखा आपने वीडियो? हमने आपको बोला था कि जो बाइडेन आ जाए, कमला हैरिस आ जाए, भारत को लेकर पॉलिसी नहीं बदलेगी। लोगों ने यहां पे काफ़ी अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की बातें करी। भारत में भी लोगों ने बातें करी। पाकिस्तान ने तो साहब पूरी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की बदल दी हवा में, ट्विटर पे। कैसे? बोला कि साहब वो लेफ्ट लीनिंग है जो बाइडेन, कमला हैरिस, और जब वो आएंगे तो कश्मीर सबसे पहले, तो साहब कश्मीर हमारी गोद में डाल के जाएंगे सबसे पहले। ये पाकिस्तानियों को हर समय लगता है कोई मसीहा आएगा, कोई फरिश्ता आएगा, इनको कश्मीर खुद मेहनत करनी नहीं है, कोई मसीहा कोई फरिश्ता आएगा, कश्मीर इनकी गोदी में डाल देगा। पहली चीज़। दूसरी बात, इन्होंने बोला था साहब देखिए बड़ा टाइट है, कम्युनिस्ट आदमी है, तो फिर देखिएगा वो क्या चाइना की गोद में जाके बैठेगा, ये करेगा वो करेगा। कई बातें करी, लेकिन जो अभी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन आई है अमेरिका की 24 पन्ने की साहब, वो जो 24 पन्ने के डॉक्यूमेंट है उसमें 20 से ज्यादा बार चीन का जिक्र है, चीन का जिक्र। और ये लोग क्या कह रहे थे कि साहब चाइना की गोद में बैठ जाएगा और कश्मीर दे देगा। ये वो दुनिया भर की बातें, कश्मीर से आगे कभी इन लोगों ने देखा नहीं अपनी लाइफ में, इसलिए बेड़ा गर्क कर रखा पूरे मुल्क का। अब साहब हुआ ये कि अमेरिका ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। चाइना को घेरना है क्योंकि चाइना के जुल्म इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब बर्दाश्त के बाहर चले गए। आज से 5 साल पहले अगर मैं आपसे ये पूछता कि भाई ये बताइए कि कौन कौन से मुल्क हैं, साउथ एशिया में ही सही या पूरे एशिया का ले लीजिए, कौन कौन से मुल्क हैं जो कि चीन के खिलाफ खड़े हैं, तो आपको कोई ऐसा मुल्क नहीं मिलता जो चीन के खिलाफ खड़ा है। भारत भी नहीं मिलता आपको जो चीन के खिलाफ खड़ा है। आज धीरे धीरे पूरी दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी होना उसने शुरू कर दिया है। और चीन की गोद में कौन है? वही दो पुराने
एक पाकिस्तान, एक नॉर्थ कोरिया। अब जो चीन के इकोनॉमिक ब्लैकमेल के तले दब चुके हैं, उनके बेचारों के पास तो कोई चारा है नहीं, तो उनको दे हैव नो चॉइस, दे हैव टू कंप्लाई विद व्हाटएवर चाइना सेज, क्योंकि पैसे उन्होंने इतने ले रखे हैं। करप्ट उनकी लीडरशिप है। कुछ कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ के नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन पाकिस्तान तो है ही उसमें, तो उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन ओवरऑल आप ये देखिए कि हुआ क्या है। जो भारत पहले करता था, वेस्टर्न यूरोप से बात करेंगे, भारत यही कहता था, तो आपने तैयारे खरीदे, आपने प्लेन्स खरीदे, आपने फाइटर जेट्स खरीदे फ्रांस से, आपने उनके साथ रिश्ता ठीक करा। जब से यूरोपियन यूनियन छोड़ा है ब्रिटेन ने, आपने ब्रिटेन के साथ रिश्ते और मजबूत करे। आज की तारीख में ब्रिटेन ये कहता है कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स एशिया। हम सिर्फ यूरोपियन यूनियन की तरफ नहीं देखेंगे, वी आर ऑल्सो लुकिंग टुवर्ड्स एशिया। जो क्वाड की बात हम करते हैं, ये क्वाड एक ज़माने में एक बड़ा नॉन सीरियस टाइप का हुआ करता था दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, क्वाड एक समय तो ये था जब ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि क्वाड का बहुत अहम हिस्सा है, 4 हिस्से हैं ना क्वाड के, 4 लोग हैं, 4 मुल्क हैं, माफ़ कीजिएगा, तो 4 मुल्कों में से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया क्वाड छोड़ के जा चुका था, ऑस्ट्रेलिया हैड लेफ्ट द क्वाड। अब ऑस्ट्रेलिया मजबूती से वापस आया है। जापान ने अपना पिछले साल डिफेंस बजट बढ़ाया है। अब सीरियसनेस आ गई है, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि चीन है और चीन का मुकाबला करना ज़रूरी है। और साथ में मैक्रोन, जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस का, और प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड का बोरिस जॉनसन, दोनों ने एक ख्वाहिशात, अपनी जो ख्वाहिश है वो सामने लेकर आए हैं कि हमें भी क्वाड का हिस्सा बनना है। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोल दिया है। यानी कि दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, अगर आप P5 को ले लीजिए, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, छोड़ के रशिया और चाइना, बाकी सब एक तरफ हो गए हैं। यानी कि अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड एक तरफ हो गए हैं। भारत उनके साइड आ गया है और बाकी सारे मुल्क एक साथ मिल रहे हैं चीन के खिलाफ। और अगर आप ये पूरा और आप देख लें पूरा एरिया, वियतनाम खड़ा हो गया चीन के खिलाफ, इंडोनेशिया धीरे धीरे चीन के खिलाफ हो रहा है, ठीक है, और बाकी जितने भी मुल्क हैं आसपास, सारे के सारे अब चीन को आंखें दिखा रहे हैं। ये हुआ कैसे? ये हुआ इस तरीके से कि जब चीन का जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो भारत चीन के खिलाफ खड़ा हुआ सबसे पहले। ये शुरुआत आप देखिए कि लोग कहते हैं ना कि गलवान में हमारे इतने शहीद हो गए, या फिर पेंगोंगसो लेक में क्या एक्शन हुआ, या फिर ईस्ट लद्दाख में क्या हुआ। ईस्ट लद्दाख में भारत ने एक खाका दुनिया को दे दिया कि अगर चीन आपकी तरफ घूरे और वापस आप चीन की आंखों में आंखें डाल के घूरे तो चीन ब्लिंक करेगा, चाइना विल ब्लिंक। वो अपनी पलकें जरूर झपकाएगा डर के मारे। और यही हुआ पूरी दुनिया में। ये एक बात फैल गई है कि आपको चीन के खिलाफ खड़ा होना है, वरना चीन ऐसा पावर है जिसमें ना डेमोक्रेसी है, चीन ऐसी शक्ति है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता, जो मानवीय अधिकार जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स, उसमें विश्वास नहीं करता। चीन किसी चीज़ में विश्वास, चीन को सिर्फ पैसा चाहिए और चीन को आपका इलाका चाहिए। तो अब आपको चीन को आप समझा नहीं सकते दोस्तों, चीन से आप बातचीत नहीं कर सकते। या तो चीन आपके ऊपर हावी हो जाएगा या आप चीन के ऊपर हावी हो जाएंगे। इसमें बीच में देयर इज नो मिडिल ग्राउंड विद चाइना। ये दुनिया समझ चुकी है, इसलिए क्वाड जैसी चीज़ें बनाई जा रही हैं, इसीलिए और चीज़ें हो रही हैं जिससे कि अमेरिकन कंपनीज जैसे कि एप्पल, जैसे कि टेस्ला और भी कंपनीज हैं, जापान ने अपनी कंपनीज को बोला है कि हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम इंडिया में आके इन्वेस्ट करो। तो चीन के खिलाफ इकोनॉमिक वॉरफेयर भी चल रहा है। पहली चीज, क्या यह चीज एब्सोल्यूट हो गई? नहीं, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए 30 वर्षों से चीन के अंदर, 40 वर्षों से चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा था धीरे धीरे, तो अचानक चुटकी बजा के तो ये खत्म नहीं होगा। लेकिन आसार जो हैं इसके बिल्कुल सामने हैं सबके, और सबको एक बात, सब लोग कन्विंस हो गए एक बात से कि चीन को आपको आड़े हाथों लेना है। चाहे फिर आप क्वाड में अपने वॉरशिप्स डालें वहां पे, या फिर आप वहां पे जाके चाइना के ऊपर इकोनॉमिक वॉरफेयर मुसल्लत करें। चीन को आपको नकेल कसनी है चीन के ऊपर। तो दोस्तों, यहां पे काफ़ी, भारत में काफ़ी एनालिस्ट थे और बाहर भी, पाकिस्तान में भी, विदेशों में भी, जिन्होंने ये बोला था कि साहब अमेरिका पलटी मार देगा, अमेरिका बदल जाएगा, अमेरिका पे भरोसा मत करो, अमेरिका पे विश्वास मत करो। क्योंकि, और ये पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि हम तो अमेरिका के साथ थे, भारत को क्या पता, नया नया भारत का अमेरिका का प्यार हुआ है, इनको नहीं पता, अमेरिका धोखा देगा। मैं पाकिस्तानियों को यही कहना चाहता हूं दोस्तों, देखो, और कुछ हिंदुस्तानियों को भी बाय द वे, कि आपकी रिलेशनशिप किस पे बनी है, उसका बेस क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि दूसरा बंदा पलटी मारता है कि नहीं मारता। राइट? पाकिस्तानी क्यों गम मनाते हैं कि अमेरिका ने पलटी मान ली?
अरे जो आदमी आपको खैरात दे रहा था उसने खैरात देनी बंद कर दी, आपको लगा कि धोखा दे दिया। आपके साथ शादी थोड़ा ना करी थी अमेरिका ने। कोई वादा तो नहीं किया था आपके साथ कि आपको पाल के रखेगा अमेरिका और आपको ब्लैंक चेक देता रहेगा कि आपकी इकोनॉमी पलती रहे। हमारे साथ अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो अलग लेवल है। सिर्फ बात स्ट्रेटेजिक पार्टनर की नहीं है, बात सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर की नहीं है। हम अमेरिका के खेमे में जाके नहीं बैठे, जैसे पहले पाकिस्तान बैठ गया था कि कभी अमेरिका के खेमे में, फिर मिडल ईस्ट के खेमे में, फिर चाइना जो पैसा दे उसके खेमे में पाकिस्तान। हमारा ऐसा नहीं है। हम लोग पहले भी नॉन अलाइंड है, आज भी नॉन अलाइंड है, पर हाँ अमेरिका के साथ हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और वो पार्टनरशिप हमें ट्रैजेक्टरी देखनी पड़ेगी कि वो जा कहां से रही है। जॉर्ज बुश के टाइम से शुरू, तेजी कहां पे पकड़ी? क्लिंटन के टाइम पे, और जोर पकड़ा ओबामा, जिसको आप लोग कहते हैं ना बड़ा लेफ्ट विंग है, लेफ्टिस्ट है, लिबरल है। सब लोग बड़े खुश कि भाई उसका मिडिल नेम हुसैन है, बैरक हुसैन ओबामा। अब तो कश्मीर हमें लेके दे देगा। उसने पाकिस्तान के ऊपर इतनी ड्रोन स्ट्राइक करी, इतने पाकिस्तानी मारे, थोक के हिसाब से, टन के हिसाब से पाकिस्तानी मारे। उसी के टाइम पे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सलाला चेक पोस्ट पर अटैक हुआ था जिसमें 2 दर्जन पाकिस्तानी मारे गए। पाकिस्तानियों को मारने के बाद, वेडिंग पार्टीज पूरी की पूरी बारातों को हेलफायर मिसाइल से साफ करने के बाद बैरक हुसैन ओबामा भाई गए, नोबेल पीस प्राइज लिया और अभी गोल्फ खेल रहे हैं। तो अब आप समझ गए अमेरिका को। डीप स्टेट जो है अमेरिका का कभी नहीं बदलता। एक सेनेटर ने क्या कमेंट करा, किसी ने क्या ट्वीट कर दिया, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या आया, उस पर आप इतनी तवज्जो मत दीजिए। आप देखिए ओवरऑल जो डीप स्टेट है, आप एक ट्रैजेक्टरी देखिए कि रिलेशनशिप कहां जा रहे हैं। और भारत और यूएस का रिलेशनशिप आज की तारीख पे किस पे है? इट इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इट इज बेस्ड ऑन को-आर-एंड-डी, टुगेदर दे आर रिसर्चिंग। ये दोनों बात कर रहे हैं आपस में कि हम लोग पैसा लगा रहे हैं, साथ में इंडिया भी लगा रहा है, अमेरिका भी लगा रहा है। लेबोरेटरीज में इंडियंस काम कर रहे हैं, अमेरिकन काम कर रहे हैं। वो लेबोरेटरीज इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है। वेपन सिस्टम्स के ऊपर काम चल रहे हैं, सिविलियन एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं हम लोग, राइट। को प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। क्या अमेरिका ने कभी और किसी मुल्क के साथ इतना कोऑपरेट? मैं इजराइल की और यूरोपियन जो नेटो फोर्सेज हैं उनकी बात नहीं कर रहा, उसके अलावा नॉन नेटो में किसी के साथ इतना कोऑपरेट करा है? पाकिस्तान को ब्लैंक चेक लेके पैसा दिया जरूर है। हमें अमेरिका का पैसा नहीं चाहिए, हमें अमेरिका का बिजनेस चाहिए। फर्क है। वी वॉन्ट एक्सेस टू अमेरिकन मार्केट्स। हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी चाहते हैं जिसके लिए हम पैसा देने को तैयार हैं। ये मुख्य फर्क है, ये सबसे बड़ा फर्क है हम में और पाकिस्तान के बीच में। ना अगली बात पे आता हूं। तो जो लोगों ने ये बोला कि साहब बदल जाएगी अमेरिका की पॉलिसी, ये सब नहीं। हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा और हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पॉलिसी कभी नहीं बदलने पड़ी। अब देखिए इंडिया ने क्या करा। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में शपथ ली और प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ऐसा नहीं करा कि अगले दिन बोले कि साहब अटैक ऑन पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान पे हमला कर दो। क्या उन्होंने ऐसा बोला? बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने, सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये बात कभी नहीं बोली। उन्होंने जो मनमोहन सिंह जी की पॉलिसीज थी, एक सॉफ्टवेयर अप्रोच था, उन्होंने उसको जारी रखा। नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन में बुलाया, उनको इज्जत दी, उनको रिसीव करा, सब कुछ करा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रहें। ठीक है। उसके बाद वो नवाज शरीफ के घर में शादी थी, वो अचानक अनशेड्यूल्ड विजिट, एक होता है कि हम दोस्त के घर गए हैं। उन्होंने पूरी कोशिश करी, लेकिन हर कोशिश के बाद अगर किसी को, जैसे वाजपेयी जी को आप लोगों ने गिफ्ट में कारगिल दिया था, वैसे आपने नरेंद्र मोदी को गिफ्ट में आपने क्या दिया? आपने पुलवामा दिया, राइट। आपने उड़ी दिया, आपने ये सब चीजें तोहफे में दी। तो फिर देखिए सर्जिकल स्ट्राइक होनी थी जमीन से, बालाकोट की स्ट्राइक हवा से होनी थी। अब तीसरी स्ट्राइक कहां से होगी हमें नहीं पता। तो पहले नीचे ट्रेजेक्टरी ऐसे थी, ग्राउंड, फिर हवा में पहुंची, अब पता नहीं कहां स्पेस से होगी, पानी से होगी, हमें नहीं पता। देखिए प्यार में और मार में ट्रेजेक्टरी देखनी है बॉस, प्यार में और मार में ट्रेजेक्टरी देखनी है। जैसे अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस में मैंने बोला ना ट्रेजेक्टरी देखनी है, ये प्यार है। उसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस में ट्रेजेक्टरी देखनी है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, अगला वाला कहां होगा हमें नहीं पता। प्यार और मार, वॉच आउट फॉर द ट्रेजेक्टरी। तो दोस्तों जब सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी तो ओबामा ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जितना भी ओबामा का था और जो कि सिग्निफिकेंट था उसने टेबल पर रख दिया। किसी तरीके से सिविल न्यूक्लियर डील हुई और उसके बाद भारत को इसका फायदा हुआ। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं करा कि जी अमेरिका ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है तो अब हम अपने सारे पैसे अमेरिका पर। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी भाई, कांग्रेस गवर्नमेंट थी जिसको लोग कहते थे बड़ी कमजोर गवर्नमेंट है, दब्बू गवर्नमेंट है। उस गवर्नमेंट ने भी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके।
ये बात हमें माननी पड़ेगी। उस गवर्नमेंट ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके और उस गवर्नमेंट ने भी बोला कि रशिया से अगर हमें बढ़िया माल मिलता है जो हमारे लिए मुनासिब है, सस्ता है या हमारे लिए ठीक बैठता है टेक्निकली, तो ऐसा नहीं कि हम लोग वेस्टिंग हाउस के जाके गोदी में बैठ गए कि साहब ठीक है अब हमें महंगा, जैसे कि पाकिस्तान कर रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो इसलिए लेबर भी चाइना से आएगा, सीमेंट भी चाइना से आएगा, सरिया भी चाइना से आएगा और जो बनाएगा साला वो भी चाइना से आएगा और इंजीनियर भी चाइना से आएगा, सब चाइना से आएगा और ये खुद चाइनीज बन जाएंगे पाकिस्तानी। ऐसा नहीं था। हमें जब फायदा हुआ हमने क्लियरली बोल दिया देखो आप कर रहे हो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन हमारे मुल्क का जहां मफाद होगा वहां पे जाएंगे, हमारे मुल्क का जहां पे फायदा होगा हम करेंगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आपका हेडेक है। तो दोस्तों हमने बात करी न्यूक्लियर डील की, तो कुडनकुलम में जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो कहाँ के हैं? रूस के हैं, वो अमेरिका के थोड़ा ना है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, गूगल करें तो आपको पता लग जाएगा। इसी तरीके से जो इंडिया का पूरे खित्ते में, पूरे इस रीजन में जो इंडिया का एक इमेज बढ़ रही है, तो लोग ना इसको आप चाइना के या फिर अमेरिका के तनाजुर में न देखें। कोई भी पावर जब इतना बड़ा हो जाता है तो उसका एक अपना क्रिटिकल मास हो जाता है। इंडिया का क्रिटिकल मास हो चुका है, आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। लोग अक्सर ये कहते हैं कि साहब इंडिया को, और पाकिस्तानी मीडिया में खासतौर से, आई एम वेरी सरप्राइज यार, ये पाकिस्तानी मीडिया में एक वही पुरानी चीज़ें घिसी पिटी जो ट्रूथ्स हैं पाकिस्तान के ना, एक सोच है, उसी को रिपीट करते रहते हैं उसी को कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है हमने खुद बनाया है, तुमसे थोड़ा ना पैसे लिए। देखो छोटी सी बात है, अब इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अफगानिस्तान पीस प्रोसेस देखिए, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस ने अमेरिका ने इन्वाइट करा इंडिया को, यू बी पार्ट ऑफ इट। क्यों? क्या इंडिया वहां पे एज एन ऑब्जर्वर जा रहा है? नहीं, इंडिया इज पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन। टर्की में हो रही है मीटिंग। और क्या कमर जावेद बाजवा साहब जो आपके आर्मी चीफ हैं, मैं पाकिस्तानियों से बात पूछ रहा हूं कि उन्होंने ऑब्जेक्ट करा उसका? आप तो कहते थे ना अफगानिस्तान इज योर बैकयार्ड, तो क्यों जनरल बाजवा साहब ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे कि भारत को कैसे इन्वॉल्व करा? क्यों जो हर समय इमरान खान जो कहता था हिंदुत्व, नाजी, हिटलर, पता नहीं कौन कौन सी गालियां देता था नरेंद्र मोदी जी को, क्यों चुप है अचानक? पूछिए उससे क्यों चुप है, आप बताइए ना, सोचिए। आप तो ये कहते थे। और यहां पे पाकिस्तान में किसको परेशानी है? सिर्फ टीवी एंकर्स को परेशानी है, दिन भर से रात भर यही बात। कैसे पहुंच गया? वो तो उसका नेबर भी नहीं है। अफगानिस्तान का नेबर से होने का क्या है? ये कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान में क्यों इन्वॉल्व है, ये तो उसका पड़ोसी भी नहीं है। पड़ोसी होने से क्या है भाई? आप एक बात बताइए, जब अमेरिका आया था अफगानिस्तान 10,000 किलोमीटर दूर से, और आपने यानी पाकिस्तानियों ने बोरियां भर भर के अमेरिका से पैसे लिए थे, अमेरिका पड़ोसी हो गया था। मतलब पाकिस्तान को कोई पैसा पाकिस्तानियों के मुंह पे मारे तो अमेरिका को भी अफगानिस्तान का नेबर बना देंगे। लेकिन जो इनको पैसा न दे वो नेबर नहीं है, फिर ये कीड़े ढूंढते हैं सब चीज़ में। तो साहब ऐसा नहीं है। आप साउथ एशिया में कौन सुपर पावर है? हु इज द सुपर पावर इन साउथ एशिया? चाइना तो है नहीं इस खित्ते का, इंडिया है। इंडिया के बिना आप नहीं कर सकते। देयर कैन बी नो पीस इन अफगानिस्तान विदाउट इंडिया। इंडिया के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अमेरिका को भी पता है। और फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अमेरिका के रिलेशनशिप में मत देखिए इसको, आप इसको चाइना के रिलेशनशिप में मत देखिए। आप इंडिया को एज एन इंडिविजुअल एंटिटी देखिए कि इंडिया $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की होने वाली है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर मिलिट्री फोर्स है इंडिया की, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर मिलिट्री फोर्स। आप कैसे इंडिया को इग्नोर कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि जो फाइनल होगा वहां पे अफगानिस्तान में, जो भी होगा, डू यू थिंक देयर कैन बी पीस इन अफगानिस्तान विदाउट इंडिया? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये पाकिस्तान में जितने भी टीवी एंकर्स हैं, ये शाम को बोलना शुरू करते हैं, बोलते रहें। इनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? बोलिए और बोलिए और बोलिए, तब तक बोलिए जब तक आपका गला ना खराब हो जाए। लेकिन क्या बाजवा साहब कुछ बोल रहे हैं? क्या इमरान खान, नियाजी साहब कुछ बोल रहे हैं? नहीं, दोनों के मुंह में दही जमा हुआ है। क्यों? इनको पता है कि विदाउट इंडिया देयर इज नो पीस इन अफगानिस्तान, देयर कैन नेवर बी एनी पीस इन अफगानिस्तान। तो दोस्तों बात यह है कि जो एशिया पैसिफिक है वो इंडो पैसिफिक कैसे बना? ये बना बल से, ताकत से। तो बात ये हुई कि पाकिस्तान और चीन को पिछले 5 साल में तकरीबन 2 बार सबक सिखाया है। पाकिस्तान को पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके, फिर बालाकोट करके, और चीन को पहले डोकलाम में, फिर गलवान पे, यानी ईस्ट लद्दाख में। चाइना क्या समझ कर आया था वहाँ पे? चाइना ये समझ कर आया था कि साहब हम थोड़ी बड़ी आंखें दिखाएंगे इंडियन आर्मी को और इंडियन डिफेंस फोर्सेस को, इंडियन गवर्नमेंट को, ये लोग तो वैसे ही दुम दबा के भाग जाएंगे, और एक तरफ पाकिस्तान प्रेशर डालेगा, एक तरफ हम प्रेशर डालेंगे, फिर देख लेंगे। अच्छा, इनको हो गया सरप्राइज। इंडिया ने मिरर डिप्लॉयमेंट करा, मैन फॉर मैन, गन फॉर गन, एयरक्राफ्ट फॉर एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन फॉर आर्टिलरी गन। आप लगा लीजिए जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करा, जो भी करा। और काफ़ी लोगों ने बोला साहब चीन आ गया, चीन आ गया, अब देखना इंडिया का। कहाँ गया चीन? कहाँ गया चीन जिसके ऊपर आप इतना
कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे। कहां गया वो चीन? आज है कहां वो चीन जिसके बारे में कुछ यहां पे राजनीतिक पार्टियां ये कह रही थी कि 1500 स्क्वायर किलोमीटर साहब चीन हड़प गया। कहां है वो 1500 किलोमीटर? हमें भी तो बताइए। कुछ लोग थे बड़े बड़े साहब यहां पे डिफेंस एनालिस्ट जो ये कह रहे थे कि साहब ये देखो सैटेलाइट इमेज, ये देखो साहब चीन ने ज़मीन, कहाँ है वो ज़मीन, कहाँ है वो सैटेलाइट इमेज? जाओ, अब तो ओपन है एरिया, जाओ देखो, बताओ, ग्राउंड से रिपोर्टिंग करो। हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूँ, ग्राउंड से रिपोर्टिंग करो और बोलो कि ये भारत का एरिया था, चीन ने ले लिया। 1 इंच दिखा दो, 1 इंच नहीं दिखा सकते। तो लोग जो कहते हैं ना कि, और ख़ासतौर से पाकिस्तानी कहते हैं कि अफगानिस्तान इज़ पाकिस्तान बैकयार्ड। अफगानिस्तान पाकिस्तान का बैकयार्ड हो ना हो, लेकिन इंडियन ओशन हैज़ बिकम एन इंडियन लेक। हमने इसके ऊपर अपनी लठ गाड़ दी है और यहां पे इंडिया पहुंच चुका है। द वर्ल्ड रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। ताकत की इज्जत होती है, बल की इज्जत होती है, और वो बल आज की तारीख में क्यों सब लोग आ रहे हैं इंडिया के साथ जुड़ने के लिए? क्यों पूरी दुनिया आ रही है? क्योंकि इंडिया ने करके दिखाया है। अगर इंडिया डोकलाम में पीछे हट जाता, इंडिया अगर लद्दाख में पीछे हट जाता, इंडिया अगर पुलवामा के बाद कुछ नहीं करता, इंडिया अगर उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कुछ नहीं करता, तो आपको लगता है दुनिया इतनी इज्जत देती? कभी नहीं देती। लेकिन इंडिया ने करके दिखाया। ये दो जो हैं पावर्स, और मैं पावर्स कह रहा हूं क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, पाकिस्तान और चाइना, इनके साथ हम जंगें लड़ चुके हैं प्रॉपर, इनके साथ हमारी दुश्मनियां हो चुकी हैं, हज़ारों की तादाद में हमारे भाई शहीद हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जब आए तो हमने दोनों के साथ स्टेयर ऑफ करा दोनों को। और भारत में हमारी मदद करने के लिए ऑन के अमेरिकन ट्रूप्स आ गए थे यहाँ पे। आप बताइए कौन आ गया? या इंग्लैंड से या फ्रांस से कोई ट्रूप्स आ गए, कोई लोग आ गए यहाँ पे? इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर इन दोनों देशों का सामना करा। आज की तारीख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिसएंगेजमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है। दोनों जगह शांति है क्योंकि यहां पे क्रांति है। इंडिया ने ठोका चाइना को भी, पाकिस्तान को भी, और इस चीज को सलूट पूरी दुनिया करती है, इस चीज की इज्जत पूरी दुनिया करती है। तो दोस्तों, हाल ही में इस्लामाबाद डायलॉग्स में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने बोला कि माजी को हम भूल जाएं, यानी कि पास्ट को, जो बीता हुआ कल उसको भूल जाएं और आगे देखें। और उन्होंने अमन की बात करी। बहुत बहुत अच्छा, बड़ा मैच्योर पैगाम था। लेकिन ये जो मैच्योर पैगाम है, पहली बार पाकिस्तान से नहीं आ रहा। ये शिमला अग्रीमेंट जब हुई थी ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में, 1972 की बात है, शिमला मुआहदा हुआ था, अग्रीमेंट हुई थी। उसके बाद भी पाकिस्तान से यही बात हुई थी कि माजी भूल जाओ। उसके बाद इन्होंने खालिस्तान शुरू करा, तालिबान शुरू करा। आप ज़ियाउल हक ने भी यही पेशकश करी थी राजीव गांधी को कि माजी भूल जाओ। मुशर्रफ ने बोला माजी भूल जाओ। अशफाक परवेज़ कयानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी रिटायर्ड थे, उन्होंने भी बोला माजी भूल जाओ। बेनज़ीर भुट्टो ने बोला माजी भूल जाओ। हम तो माजी भूलने में ही लग गए कि माजी हमारा रहा ही नहीं, पाकिस्तान के चलते हर चीज़ भूल जाओ, हर चीज़ भूल जाओ। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा सरकार को कि आप जो भी पाकिस्तान से करें, देखिए, वी डोंट वांट इटर्नल वॉर, इटर्नल कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। कम से कम मैं तो नहीं चाहता, एज अ फॉर्मर सोल्जर, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ हम 24 घंटे लड़ते रहें इनके साथ, या पूरी नस्लें चली जाएं लड़ने में। और जो आम पाकिस्तानी है, उससे मेरी क्या लड़ाई, उससे मेरी क्या दुश्मनी? मैं जिसको जानता नहीं उससे मैं क्या दुश्मनी करूंगा और क्या दुश्मनी निभाऊंगा उससे? तो ये सब बेकार की बातें हैं। देयर शुड बी पीस, बट ट्रेड विद कॉशन, बिकॉज पाकिस्तान कैनॉट बी ट्रस्टेड। और ये मैं कोई रेटोरिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा आपको कि पाकिस्तान कैनॉट बी ट्रस्टेड। पाकिस्तान कैनॉट बी ट्रस्टेड बिकॉज मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, इनके 8-10 लीडर ये चक बोल चुके हैं, आर्मी चीफ बोल चुके हैं, ये रेगुलर कुछ करते हैं, इनको मार पड़ती है, फिर ये कहते हैं कि माजी भूल जाओ। जब इनको मार पड़ती है ये कहते हैं माजी भूल जाओ। अब हमारे कुछ भटके हुए लोग हैं कश्मीर में ख़ास तौर से, जो कह रहे थे कि साहब, जो बड़े कुछ हैं, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, लेकिन वो कहती है कि साहब F-16 आएंगे और पाकिस्तान हमें आज़ादी दिलाएगी और पाकिस्तानी फ़ौज आने वाली है और सहराओं में घोड़े दौड़ाने वाले गाजी मुजाहिदीन और बाकी सब शेर व शायरी करने वाले सब के सब आएंगे। अब मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों देखो, तुम्हारे गुब्बारे से हवा निकल गई। आर्मी चीफ जिसको उस घोड़े में बैठ के आना था हाथ में शमशीर हिलाते हुए, गाजी और मुजाहिद बनते हुए, उसने तो अपनी तकरीर में 370-35 की बात नहीं करी, राइट? उसने तो कश्मीर की बात नहीं करी, उसने तो किसी की बात नहीं करी, इमरान खान ने भी कोई बात नहीं करी। इन लोगों ने कश्मीर को अबैंडन कर दिया है। देखिए, बाजवा साहब ने एक्सटेंशन कैसे लिया? बाजवा साहब ने बोला कि साहब इंडिया अटैक कर देगा, हिंदू खा जाएगा हमें, इंडिया अटैक करने वाला है, लाओ मुझे एक्सटेंशन दो, मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। उन्होंने आपको डराया, डरपोक आप हैं, आप डर गए, आपने बोला लो बाजवा साहब 3 साल का एक्सटेंशन। उसने जेब में एक्सटेंशन डाला, कश्मीर को बेचा,
अब सामने आपके सब क्लियर है। आपको क्या लग रहा है इंडिया वहां पे 370-35 से बहाल कर देगा? क्यों करेगा? इंडिया की तो डे 1 से मंशा नहीं थी, मैं आज खुद आपको बोल रहा हूं। हम उसको वापस क्यों लगाएंगे जब हमने उसको ऑलरेडी हटा रखा है? हम लोग ऐसा नहीं पाकिस्तान की तरह, इमरान खान की तरह कि हर रोज यू टर्न करें, आज ये बोल दिया कल ये बोल दिया। नहीं, हम जो भी काम करते हैं जल्दबाजी में नहीं करते, सोच समझ के करते हैं। लेकिन एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी, बाकी डायलॉग आपको पता ही है क्या है, ठीक है? तो एक बार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई तो हो गई। और आखिरी में ये वीडियो खत्म करते हुए मैं पाकिस्तानी भाइयों को यही बोलूँगा कि साहब, आप लोगों ने बड़ा हैशटैग चलाया था ना, मुस्लिम्स फॉर बाइडन। आपने $4-5 मिलियन कुछ इकट्ठा भी करे थे उसके लिए, और काफ़ी आपको लग रहा था कि कश्मीर दे देगा, बाइडन आएगा तो आपको कश्मीर दे देगा। यार, बाइडन को सदर बने हुए अमेरिका का काफ़ी टाइम हो चुका है। वे बाइडन ने आपके वज़ीर आज़म को फ़ोन तक नहीं करा। इंडिया में उनके डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, NSA, दुनिया पता नहीं कौन कौन, मैं तो नाम भी भूल गया, कौन कौन इंडिया आ रहा है। 2 बार तो बात हो चुकी है जो बाइडन से नरेंद्र मोदी जी की, आपस में बातचीत हो रही है, डील साइन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बाइडन तो आपका चचा था, बाइडन तो आपको कश्मीर एक थाल में देने वाला था। क्या हुआ उस थाल का? कहाँ है बाइडन? कहाँ है कश्मीर? नहीं दिख रहा ना। लेकिन एक बार ज़रूर आप पूछिएगा अपने हैंडसम वज़ीर आज़म से और अपने जांबाज आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से कि कश्मीर को इतने सस्ते में क्यों बेचा? इतने बड़े बड़े प्लॉट लेके, छाती पे मेडल लगा के, पाकिस्तानी आवाम के प्लेट से रोटी छीन के अपने बड़े बड़े महल बनाए, अपने बंगले बनाए, पिज्ज़ा वाले जनरल आपने पैदा करे, सब कुछ आपने करा। लेकिन जब बात आई कश्मीर की तो आपने 370-35 का जिक्र नहीं करा। आपने कश्मीर को आपने सरेंडर कर दिया। अरे लड़ते तो, थोड़ा सा तो लड़ते, कोई बात नहीं, फौजें हारती हैं, जब लड़ाई होती है तो एक जीतता एक हारता है। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि आपने लड़ना भी ठीक नहीं समझा? आपने इतनी भी स्पिरिट नहीं दिखाई, सोल्जरिंग स्पिरिट नहीं दिखाई कि आपने लड़ना नहीं समझा। उसी कश्मीर के चलते आपके बच्चे हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में पढ़ गए, उसी कश्मीर के चलते आप लोगों ने अपने महल बनाए, अपने स्विस बैंक में अकाउंट्स खोले, लंदन में कोठियाँ ली, न्यूयॉर्क के स्काई स्क्रेपर्स में आपने पेंट हाउसेस लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। और उसी कश्मीर को आपने, हिंदुस्तान ने हल्की सी भवें चढ़ाई, अपनी थोड़ी सी आंखें दिखाई, और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बाजवा साहब कश्मीर का नाम लेना भूल गए। चलिए छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अगर दोस्ती होती है तो उसको भी सलाम करते हैं, और दुश्मनी होती है तो उसको भी सलाम करते हैं, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। नमस्कार।